आशा बनारस डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी। वो बीए फाइनल की स्टूडेंट थी। इसी साल उसकी क्लास में वरुण नाम का एक सुंदर दिखने वाला नया अध्यापक पढ़ाने के लिए आया था, जिसकी ज्यादा उम्र नहीं थी। हैंडसम होने की वजह से वरुण की क्लास की लड़कियां वरुण के आगे पीछे घूमती थी, मगर वरुण एक अध्यापक था। वो अपनी मर्यादा जानता था। वरुण इंग्लिश का टीचर था। आज भी हमेशा की तरह वरुण क्लास में आकर चुपचाप पढ़ाने लगा। आशा की दोस्त डिम्पी आशा से आहिस्ता से बोली, यार वरुण सर के पीछे सारी लड़कियां घूमती हैं, लेकिन वरुण सर है कि किसी को घास नहीं डालते। पता नहीं इस बेवकूफ टीचर में लड़कियों को क्या अच्छा लगता है, जब देखो प्रवचन देता रहता है। हाँ, तू ऐसी बातें करेगी ही ना, क्योंकि तूने तो पहले ही अपना बॉयफ्रेंड बना रखा है, जो हमेशा तेरे आगे पीछे चिपकू की तरह घूमता है। देख डिम्पी, मेरा तेरा इसी बात पर किसी दिन बहुत जोर से झगड़ा हो जाएगा। तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं राहुल के बारे में कुछ बुरा सुन नहीं सकती। हाँ हाँ, और तेरा वही राहुल कल नताशा के पीछे घूम रहा था। मैं नहीं मानती। देख आशा, तू मेरी दोस्त है। मैं तुझे हजारों बार बता चुकी हूँ कि राहुल से अपनी नजदीकियाँ थोड़ी कम कर ले। वो अच्छा लड़का नहीं है। देखना, तेरी ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। मैं यही प्रार्थना करती हूँ आशा कि काश ये मेरी गलतफहमी हो। मैं बहुत डरती हूँ आशा कि जिस दिन तेरी आंखों से ये गलतफहमी का पर्दा उठेगा, उस दिन तेरा क्या होगा। लगता है तुझे वरुण सर के प्रवचन सुनने की हवा लग गई है। तू भी उन्हीं की तरह मुझे प्रवचन देने लग गई है। तभी क्लास की घंटी बज गई और क्लास खत्म हो गई। सभी स्टूडेंट क्लास से बाहर जाने लगे। आशा भी डिम्पी के साथ क्लास के बाहर ही जा रही थी कि तभी उसके कानों में वरुण सर की आवाज टकराई। एक मिनट रुको आशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वरुण सर की आवाज सुनकर आशा और डिम्पी नजरें नीची करके वरुण सर के नजदीक आकर खड़ी हो गई। वैसे मुझे दूसरों की बातें सुनना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत देर से तुम दोनों की बातें सुन रहा था। आशा, डिम्पी जो कह रही है वो सही कह रही थी कि राहुल वाकई अच्छा लड़का नहीं है। वरुण सर की बात सुनकर आशा नजर नीचे करके खड़ी रही, लेकिन डिम्पी चुप नहीं रही। सर, मैं इसे बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इसकी समझ में कुछ आता ही नहीं है। आशा देखो, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए समझा रहा हूँ। बाकी तुम्हारा जीवन है, अच्छे और बुरे फैसले तुम्हें खुद लेने हैं। याद रखना, हमारा फैसला हमारी जिंदगी का अगला कदम तय करता है। इसीलिए हमें जिंदगी के फैसले बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। अब तुम दोनों जा सकती हो। हमेशा बस प्रवचन देता रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका मुंह ही तोड़ दूं। बस भी कर आशा, वो तेरी भलाई के लिए ही बोल रहे थे। डिम्पी ने इतना बोला ही था कि तभी राहुल मुस्कुराता हुआ वहाँ पर आ गया। राहुल को देखकर डिम्पी गुस्से में वहाँ से चली गई, पर राहुल पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो मुस्कुराते हुए आशा से बोला, चलो आशा, बनारस में एक रेस्टोरेंट खुला है। सुना है वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। आज वहीं चलते हैं। कुछ ही देर में कॉलेज खत्म होने वाला है। घर पर लेट हो गई तो बवाल हो जाएगा। चिंता मत करो, कॉलेज खत्म होने से पहले मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। राहुल उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आ गया। रेस्टोरेंट का मालिक राहुल का दोस्त था। आज राहुल के इरादे बिल्कुल भी सही नहीं थे। उसने चुपके से कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवाई मिला दी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आशा को कुछ भी होश नहीं रहा। उसके बाद राहुल ने आशा के साथ वो सब कुछ किया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। होश में आने के बाद आशा ने अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस किया। वो समझ गई कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। राहुल, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे बारे में सभी लोग सही बोलते थे। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? तेरे ऊपर जो कुछ महीनों से मैंने पानी की तरह पैसा बहाया है, उसका हिसाब नहीं लेता क्या? और अब तुझे पता लग ही गया है तो अपना मुंह बंद रखना। इस घटना के बाद आशा ने राहुल से मिलना जुलना छोड़ दिया। अब वो चुप चुप रहती थी। आशा की चुप्पी को वरुण अच्छी तरह समझ रहा था। उसने कई बार इस बारे में पूछा भी, लेकिन आशा वरुण सर को टाल देती थी। कुछ ही महीनों के बाद आशा के परिवार वालों ने आशा का सुरेश नाम के एक लड़के से विवाह पक्का कर दिया, और तभी आशा को पता लगा कि उसके पेट में 3 महीने का गर्भ है। आशा को आत्महत्या करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझा। आशा दोपहर के वक्त रोते स्टेशन चली गई। वो ट्रेन के सामने आने ही वाली थी कि तभी वरुण सर ने उसे अपनी ओर खींच लिया। मुझे मर जाने दीजिए, मुझे जीने का कोई हक नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो आशा? हालातों से इतनी जल्दी हार नहीं माना करते।
लेकिन ये हालात मैंने अपने लिए खुद ही पैदा किए हैं। हर प्रॉब्लम का समाधान लड़ने से होता है, आत्महत्या करने से नहीं होता। मैं तुम्हारे घर गया था और मुझे पता चला कि तुम अपने घर से 2 घंटे से गायब हो। तो मैं समझ गया कि तुम जरूर कुछ ना कुछ गलत करने गई होगी, क्योंकि कुछ दिनों से मैं तुम्हारा चेहरा मुरझाया सा देख रहा हूँ। मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ। आशा ने रोते हुए राहुल के द्वारा की हुई हरकत वरुण को बता दी और रोते हुए बोली, अब आप ही बताइए सर, मैं अपने परिवार वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। आशा की बात सुनकर वरुण गहरी सोच में पड़ गया और कुछ सोचता हुआ बोला, एक रास्ता है आशा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ अभी और इसी वक्त शादी कर सकता हूँ। ये क्या कह रहे हैं सर आप जानते हैं कि मेरे पेट में किसी दूसरे का बच्चा पल रहा है। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी आशा। उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया तुम्हारी बेहोशी का फायदा उठाकर किया। इससे तुम्हारे परिवार वालों की बदनामी भी नहीं होगी। सर, मैं आपको कितना गलत समझती थी। वरुण ने उसी वक्त आशा को मंदिर में ले जाकर विवाह कर लिया। वरुण आशा को लेकर आशीर्वाद लेने आशा के घर चला गया। आशा को लाल जोड़ा पहने देख आशा की माँ विमला गुस्से से बोली, अच्छा, तो तू इसलिए यहाँ पर आशा को पूछते हुए आया था? अरे कल मुँहे, तू इसका अध्यापक है, तुझे शर्म नहीं आई अपनी ही स्टूडेंट से शादी करते हुए? तूने हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। आशा, निकल जा यहाँ से। आशा ने अपनी माँ को बताने की कोशिश की, मगर वरुण ने आशा को रोक दिया। आशा वरुण की पत्नी बनकर उसके घर चली गई। वरुण का कोई नहीं था, वो अपने घर में अकेला ही रहता था। अगले दिन सारे कॉलेज में वरुण और आशा की शादी को लेकर चर्चे हो गए। लोग वरुण को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे, मगर वरुण ने लोगों का सामना बड़ी ही मजबूती से किया। वरुण कुछ महीनों की छुट्टी लेकर आशा को लेकर दूसरे शहर चला गया। कुछ महीनों बाद आशा अपनी गोद में एक बेटी को लेकर लौटी। अगले दिन वरुण के घर पर आशा की माँ और डिम्पी आ गई। विमला अपने दामाद वरुण से रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुमने मेरे परिवार की इज्जत बचाई और मैंने तुम्हें बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। वो तो भला हो डिम्पी का, इसी ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। अपनी माँ की बात सुनकर आशा बुरी तरह से चौंक गई। तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला डिम्पी? मैंने तो इस बारे में सिवाय वरुण जी के अलावा और किसी को नहीं बताया। मैं तेरी दोस्त हूँ आशा। जब तू चुप रहने लगी तो मैं समझ गई कि तेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। और एक दिन मैंने राहुल के मुंह से तेरे बारे में चुपके से बातें सुन ली थी। जो भी हुआ डिम्पी, अब उसे भूल जाओ। अब ये बात हम सिर्फ तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए। जो बेटी है वो मेरी है। अब ये बेटी आपकी ही रहेगी सर, क्योंकि राहुल अब इस दुनिया में नहीं रहा। 2 दिन पहले ही रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है। उसके बाद आशा वरुण के साथ खुशी खुशी रहने लगी। महेश जी एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। जल्द ही उनकी उम्र 60 वर्ष होने वाली थी और वो अपनी नौकरी से रिटायर होने वाले थे। मम्मी पापा, आप दोनों पापा के रिटायरमेंट के बाद कहीं घूम आइए किसी ट्रिप पे। सुझाव तो अच्छा है बेटा, पर हम दोनों को अपने गांव जाना है। काफी साल बीत गए, हमने गांव देखा तक नहीं है। अरे पापा, आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? गांव तक पहुँचने के लिए अभी तक पुल भी नहीं बना है। रोज रोज नाव से सफर कैसे करेंगे? तू जो भी बोल ले, अपना गांव अपना होता है। हम दोनों ने पहले ही सोच रखा था कि रिटायर होते ही हम लोग गांव जाकर कुछ समय तो रहेंगे। वैसे भी हमारी पूरी जिंदगी शहर में ही बीती है बेटा। ठीक है, जैसी आप दोनों की मर्जी, पर हर दिन मुझे एक कॉल जरूर करना। नहीं करेंगे। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी माँ को लेके भाग जाऊंगा? पापा आप भी ना। महेश जी का ये छोटा सा परिवार बहुत खुश था। महेश जी अपने जीवन और अपने परिवार से बहुत सुखी थे। खैर, आखिर वो दिन आ गया। महेश जी को प्रिंसिपल की नौकरी से रिटायरमेंट मिल गया। उनकी आंख में आंसू थे, क्योंकि एक बहुत लंबे सफर का अंत हो रहा था। फंक्शन के बाद पापा, आप अपने जॉब को बहुत मिस करेंगे ना? हाँ, करूंगा ही। जिंदगी के 35 साल दिए हैं इस काम को मैंने। हर दिन कुछ नया होता था, कुछ अलग। कोई अलग बच्चा,
कुछ अलग सीख। मैंने जितने बच्चों को सिखाया है उससे ज्यादा तो मैंने उनसे सीखा है दीपक। ग्रेट। आई होप आपकी रिटायर लाइफ भी बहुत एक्साइटिंग हो। होप सो। महेश जी की जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू हो चुका था। कुछ दिन बाद महेश जी और उनकी पत्नी माला अपने गांव जाने के लिए निकल पड़े। पापा अपना ख्याल रखना। अरे मैं बच्चा थोड़ी हूँ। अरे पापा कभी तो सीरियस हो जाइए। देख मैं सीरियस हो गया। जी अपना ख्याल रखना बेटा, और समय पर खाना खाना। बिल्कुल। महेश जी और माला जी ट्रेन में बैठकर अपने सफर पर निकल पड़े। अगली सुबह वो ट्रेन से उतर गए। उनके गांव पहुंचने का एक ही रास्ता था, नाव। दोनों नाव में बैठकर चल पड़े। अब तक कुछ भी नहीं बदला ना माला। हाँ, वही पहले की तरह लोग नाव से सफर करते हैं। कितनी तकलीफ होती होगी ना। अब इन सबको इन चीजों की आदत हो गई है। हाँ वो तो है। उनका गांव एक छोटा सा द्वीप था। अरे महेश, इतने सालों बाद सोचा नहीं था कि कभी तू वापस आएगा मास्टर। अब नौकरी से रिटायर हो गया तो गांव लौटना तो बनता ही था ना। अच्छा किया, अच्छा किया। वैसे भी काफी सालों बाद गांव में कोई लौटा है, वरना यहाँ की समस्याएं देखकर लोग यहाँ से भाग ही जाते हैं। सबको बेहतर जिंदगी की इच्छा होती है। अब खैर मिलते हैं। महेश जी और माला जी ने अपना पुराना घर देखा और उनकी यादें ताजा हो गईं। शादी के बाद तुमने पहली बार इस घर में कदम रखा था। हाँ बिल्कुल। और ये भी याद है कि दीपक के जन्म के समय डॉक्टर को नदी के इस पार लाने में कितनी तकलीफ हुई थी। हाँ। महेश जी ने घर की सफाई करना शुरू कर दिया और माला रसोई में चली गई चाय नाश्ते का प्रबंध करने। अगले कुछ दिन दोनों ने हंसी खुशी बिताए, पर गांव में महेश जी की नजर बच्चों पर पड़ा करती थी। बेटा तू स्कूल नहीं जाता? जाता हूँ कभी कभार। मेरी स्कूल नहर के उस पार है। हर दिन नाव से जाने के पैसे नहीं है मेरे पास। ये सुनकर महेश जी परेशान हो गए। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? माला, हमारे गांव और आसपास के गांव के कई बच्चे बस कभी कभार ही स्कूल जाते हैं। ऐसे में इनका भविष्य कैसे उज्जवल होगा? हाँ, सरकार को इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं इनके लिए कुछ कर सकूँ तो। पर आप क्या कर सकते हैं? आप ज्यादा से ज्यादा इस गांव के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हाँ वो भी है, पर अगर कोई और रास्ता हो जिससे मैं सारे तैरते हुए गांव के बच्चों को पढ़ा सकूं तो आपको तैरते हुए ही पढ़ाना होगा फिर। हाँ, थैंक यू माला। माला की बातों से महेश जी को एक आइडिया मिल गया। अगले दिन उन्होंने एक बड़ी नाव खरीद ली। इस नाव का आप क्या करेंगे? तुमने ही तो बोला था तैरता हुआ स्कूल। तैरते हुए गांव के बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच सकते, तो तैरता हुआ स्कूल तो बच्चों तक पहुंच ही सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। महेश जी और माला ने उस नाव पर ऊपर छत लगा दी और अंदर ब्लैक बोर्ड भी लगा दिया। महेश जी ने गांव वालों को तैरते हुए स्कूल के बारे में बताया। कल से मैं गांव की नदी में तैरता हुआ स्कूल शुरू कर रहा हूँ। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते वो शिक्षा से वंचित नहीं रहने चाहिए। हमारे गांव और आसपास के सभी गांवों के बच्चों को मैं मुफ्त में पढ़ाऊंगा। कृपा करके अपने बच्चों को तैरते हुए स्कूल में भेजिए। गांव वालों को महेश जी के स्कूल का आइडिया अच्छा लगा और अगले दिन शुरू हो गई महेश जी की तैरती स्कूल। महेश जी एक गांव से दूसरे गांव नाव को ले जाते और हर गांव से कुछ बच्चे नाव में बैठ जाते। जब सारे गांव के बच्चे एक जगह जमा हो गए, महेश जी ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। महेश जी को पढ़ाना बहुत पसंद था। वो हंसते खेलते बच्चों को पढ़ा रहे थे। हम कल भी आएंगे मास्टर जी। हम भी। अब से मैं रोज तुम्हें पढ़ाने आऊंगा।
अपने तैरते स्कूल में। सारे बच्चों को अपने गांव में छोड़ने के बाद महेश जी के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। आज कितने दिनों बाद मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, आज आप वापस शिक्षक जो बन गए। हाँ, पर मेरे शिक्षक बनने से ज्यादा इस बात की खुशी है कि सारे गांव के बच्चों को शिक्षा मिल रही है और इन सब का भविष्य उज्जवल होगा। बिल्कुल। महेश और माला जी ने गांव में ही रहने का निर्णय लिया। उन दोनों को नया काम जो मिल गया था, गांव के बच्चों की उन्नति का। अब से दीपक भी अपने माँ पापा से मिलने गांव आया करता था और अपने पापा का तैरता स्कूल देखकर उसे बहुत अभिमान था। आई एम प्राउड ऑफ यू पापा, एंड सो एम आई। महेश जी ने एक नई पहल की, शिक्षा को गांव-गांव पहुंचाने की। उनकी इस पहल को काफी सराहना मिली। तैरता स्कूल काफी मशहूर हो गया और महेश जी को अपने इस योगदान के लिए काफी अवार्ड्स भी मिले। महेश जी खुश थे। उन्होंने अपने जीवन को सार्थक बना लिया और वो आगे भी अपनी कोशिश जारी रखेंगे। शंभू एक गरीब लोहार था। उसकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही विकट थी। वो मुश्किल से इतना कमाता था जिससे उसका घर चल पाता था। शंभू का एक बेटा था दिनेश। दिनेश अब 5वीं कक्षा में जाने वाला था। ये देखो माँ, मैं स्कूल से सारी किताबें ले आया। ये किताबें स्कूल वालों ने मुफ्त दी है। अच्छा है, कम से कम हमें तेरी पढ़ाई की तो चिंता नहीं रहती। माँ, मेरा बैग कहाँ है? अरे वो तो फट गया था ना। हाँ, पर वो है कहाँ? दिनेश ने पुरानी पेटी में देखा तो उसे उसका पुराना फटा हुआ बैग मिल गया। ये रहा। ये तो बहुत फटा है। ला, यहाँ ला, मैं तेरा बैग सिल देती हूँ। दिनेश ने अपना बैग अपनी माँ को दे दिया और वीना बैग को सिलने लगी। कुछ देर बाद वीना ने बैग सिल दिया। ये देखा? वाह माँ, अब मेरी किताबें नीचे नहीं गिरेंगी। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं दिनेश के लिए एक नया बैग खरीद सकता। दिनेश ने सारी नई किताबें अपने पुराने बैग में भर लीं। अगले दिन दिनेश अपना सिला हुआ बैग लेकर स्कूल गया। उसके स्कूल के बच्चे उसका फटा पुराना बैग देखकर हंसने लगे। इसके पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि ये नया बैग खरीद सके। देख देख, बैग सील कर लाया है। दिनेश को बुरा लग रहा था। वो सर झुकाकर क्लास के अंदर चला गया। स्कूल छूटने के बाद भी वो लड़के दिनेश के बैग का मजाक उड़ा रहे थे। दिनेश दौड़ता हुआ अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में दिनेश को एक बैग वाला दिखा। स्कूल बैग्स, रंग बिरंगे बैग, सस्ते बैग, आओ आओ आओ। इस बैग वाले के पास काफी गर्दी थी। फिर भी दिनेश सबके बीच में से अंदर झांकने लगा। दिनेश को सारे बैग्स अच्छे लग रहे थे। वाह, ये सब कितने अच्छे हैं, रंग बिरंगे। दिनेश देख रहा था कि बैग वाले के पास काफी गर्दी थी। क्यों ना इस गर्दी का फायदा उठाकर मैं एक बैग चुरा लूं। बैग वाले को कहाँ पता चलेगा कि इतने सारे बैग्स में से एक बैग चोरी हो गया। दिनेश बैग चुराने का सोच ही रहा था कि उसकी अंतरात्मा ने उसे रोका। नहीं, ये गलत है। मैं चोर नहीं हूँ और चोरी करना पाप है। दिनेश मुंह लटकाकर वहाँ से चलने लगा। वो कुछ ही दूर पर पहुँचा था कि एक बूढ़े आदमी ने उसके सर पर हाथ रखा। अरे बेटा, तुम्हें भी स्कूल बैग चाहिए क्या? चाहिए तो, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं और बाबा के पास भी इतने पैसे नहीं कि वो मेरे लिए नया स्कूल बैग खरीद सके। बस इतनी सी बात, आओ मेरे साथ। बूढ़ा आदमी दिनेश को वापस उसी बैग वाले के पास ले गया। कौन सा बैग चाहिए तुम्हें? वो लाल, वहाँ। ठीक है। अरे भैया, वो लाल बैग दे दो जरा। बूढ़े आदमी ने वो लाल बैग लिया और व्यापारी को उसके पैसे दे दिए। बूढ़े आदमी ने वो बैग दिनेश को दे दिया। अब ये बैग लो और खुश रहो। ये तुम्हारी अच्छाई का फल है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैग पाकर दिनेश बहुत खुश था। वो तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपना नया बैग अपने माँ बाबा को दिखाया।
ये तुझे किसने दिया? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? नहीं बाबा, ये बैग मुझे एक बूढ़े आदमी ने दिलवाया है। वो बहुत अच्छे थे। मैं बैग वाले को देखकर मायूस हो रहा था, तो उस बूढ़े आदमी ने मुझे बैग दिलवा दिया। भगवान भला करे उस भले आदमी का। दिनेश ने जैसे ही वो बैग खोला, उसमें से सुनहरी किरणें निकलने लगी। जब उन सब ने बैग के अंदर देखा तो बैग के अंदर ढेर सारा सोना था। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाप रे! इतना सारा सोना? दिनेश ने देखा कि ऊपर एक पत्र भी था। दिनेश ने वो पत्र पढ़ना शुरू किया। दिनेश, ये तुम्हारी अच्छाई का जादुई फल है। हमेशा अच्छे बने रहना। ये जादू है? इतने सारे सोने से तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तीनों ने भगवान का धन्यवाद किया और एक ही दिन में उन सब की जिंदगी बदल गई। अब शंभू के पास बड़ा वाला घर था, सारी शानो शौकत की चीजें थीं और दिनेश के पास भी ढेर सारे खिलौने और हर सुख सुविधा थी। अब दिनेश स्कूल गाड़ी से जाता था। उसके तो ठाट बाट ही बदल गए थे। स्कूल के सारे बच्चे दिनेश को हैरानी से देख रहे थे। क्या हुआ? यही सोच रहे हो ना कि मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अब हम लोग अमीर बन गए हैं। आज तुम सबको मेरी तरफ से पार्टी। दिनेश के नौकर सभी बच्चों के लिए ढेर सारा नाश्ता और खिलौने ले आए। सारे बच्चे खुश थे, सिवाय उन लड़कों के जो दिनेश का हमेशा मजाक उड़ाते थे। ना जाने इस दिनेश ने क्या किया, रातों रात अमीर कैसे हो गया ये? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी दिनेश अपना जादुई बैग लेकर क्लासरूम में आया। अरे अरे अरे, किन फकीरों को देख लिया? देखो तुम्हारे जूते कितने गंदे हैं। तुम्हारी तो पैंट भी फटी हुई है। छी! दिनेश ने उन सब के मुंह पर कुछ पैसे फेंके। इन पैसों से अपने लिए ढंग के कपड़े और जूते खरीद लेना। दिनेश अपने घमंड में हंसा जा रहा था और वहाँ उसका जादुई बैग गायब हो गया और साथ ही सामने फेंके हुए सारे पैसे। जब दिनेश चुप हुआ तो सब कुछ बदल चुका था। उसके शरीर पर पहले वाले पुराने कपड़े थे और उसके पास पुराना फटा हुआ बैग था। ये सब कैसे हो सकता है? दिनेश दौड़ता हुआ स्कूल के बाहर आया तो वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी, ना ही नौकर। वो हैरान था और दौड़ते हुए अपने घर पहुँचा तो उसका बड़ा घर पुरानी झोपड़ी में बदल चुका था। ये सब कैसे हुआ माँ? क्या पता बेटा, एक ही पल में सब कुछ पहले जैसा हो गया और हम सब गरीब हो गए। तुम्हारा जादुई बैग कहाँ गया? वो भी गायब हो गया। ये सब मेरी गलती है। मैंने पैसों का घमंड दिखाया और उन लड़कों के साथ बुरा बर्ताव किया और सब कुछ चला गया। सब कुछ। हे भगवान! अब तीनों भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि जो कुछ भी उन्हें दिनेश की अच्छाई की वजह से मिला था वो उसकी घमंड की वजह से चला गया। वो जादुई बैग दिनेश की अच्छाई के लिए मिला था और जब दिनेश बुरा हो गया तो जादुई बैग अपने साथ सारा जादू वापस ले गया और दिनेश और उसका परिवार एक बार फिर से गरीब हो गए।